औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमने पहले भी वो बात कर ली थी होलोजिक न्यूट्रिशन की और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जहाँ तक थे वहाँ तक मैंने आप लोगों को बता दिए थे। अभी जो हमारे पास केमिकल डाइजेशन और मैकेनिकल डाइजेशन के प्रोसेसेस हैं, इन एमकेट वाले हों चाहे एनटीएस वाले हों या तो अलाइड हेल्थ साइंसेस के जो पेपर्स वाले हों, और डाओ स्पेशली डाओ, जिसको डाओ का फार्मडी का पेपर देना है उसके लिए, और इसको बायोटेक्नोलॉजी का पेपर देना है ना, उसके लिए भी। देखिए, इसका माइक ऑन है तो प्लीज़ ऑफ कर दें। तो उसके लिए भी हमें ये जो हमारे पास प्रोसेसेस है मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन के स्टमक के, हमें ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है और इसमें से बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ हमारे पास बनते हैं। ठीक है, तो हम फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ मैकेनिकल, वही बात वापस आ जाती है, बोल्ड वालों को हमें देखना है और हमें ज़्यादा वालों को नहीं देखना है। ठीक है, जैसे ही स्टमक के अंदर हमारा जो खाना है वो आ जाता है, तो हमारे अंदर जो हमारे स्टमक के अंदर है वो दो किस्म की डाइजेशन शुरू हो जाती है। मैंने आपको पहले बताया था, चर्निंग ऑफ स्टमक खुद एक मूवमेंट पैदा करता है जिसको हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी कहते हैं, वो स्टमक के अंदर भी होता है। वो ऊपर नीचे खाने को मिला रहा होता है एसिड के साथ, कि अगर कोई छोटा सा भी हिस्सा रह गया है तो वो भी एसिड के साथ मिल जाए। और एसिड के अंदर क्या है हमारे पास, नॉन एक्टिव जो हमारे पास एंजाइम है वो, जिसकी पेप्सिनोजन है, वो एसिड के साथ मिलकर फिर एक्टिव हो जाए। तो हमारे पास कुछ यहाँ पे ये है, हमें इनको पढ़ना है। गैस्ट्रिन है, वो भी ब्लड के अंदर रिलीज़ हो जाता है, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर ये सब काम हमारे पास हो रहा होता है। जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो होता है जो हर काम को फास्टली करवा दे। फाइट और फ्लाइट जो मोशन होता है ना, हमारे पास मूवमेंट होता है या रिस्पॉन्स होता है, तो हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर आ जाते हैं, जिसके अंदर हमें उसके अंदर सारे काम रुक जाते हैं और सारे काम जो नॉर्मल रेट पे होते हैं वो तेज़ हो जाते हैं। लेकिन नॉर्मल फंक्शंस हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर हो रहे होते हैं, जैसे हमारे पास कंट्रोल ऑफ डाइजेशन, इम्यून रिस्पॉन्स, हार्ट रेट नॉर्मल चल रही होती है पैरासिम्पैथेटिक के अंदर। लेकिन जैसे ही सिंपैथेटिक का रिस्पॉन्स आता है कि रिजल्ट आने वाला है, तो खुद ब खुद हार्ट रेट तेज़ हो जाती है। तो किसका रिस्पॉन्स है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आ जाते हैं, द HCl से शुरू करते हैं ना। द HCl सॉफ्टन द फूड, kills the germs and convert the inactive pepsinogen into active proteolytic enzyme the pepsin। तो हमारे पास HCl होता है, वो तेज़ाब है, वो खाने को नरम करके गला देता है, और पेप्सिनोजिन को इनएक्टिव वाले फॉर्म को प्रोटियोलाइटिक, प्रोटीन मतलब प्रोटीन, लाइटिक मतलब तोड़ना, प्रोटीन को तोड़ने वाला एक एंजाइम तैयार करा देता है इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में, पेप्सिन। तो हमारे पास pH लो होती है, तो पेप्सिन ऑफकोर्स हमारे पास एसिडिक pH में काम करेगा। अभी हम ये जो यहाँ पे इतना सारा इसको हटा दें। द pH ऑफ म्यूकोजल लेयर इज रेज थ्रू इट्स थिक कोटिंग ऑफ म्यूकस। कहाँ गया, अरे हाँ, द pH ऑफ म्यूकोजल लेयर इज रेज्ड थ्रू इट्स, यार मैं कहाँ पे हूँ, अप टू 7 ड्यू टू रिलीज ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, वाइल द pH टूवर्ड्स द ल्यूमेन ऑफ द स्टमक रिमेन्स अराउंड 1.5 to 2.5। जो म्यूकोजल लेयर होती है बाइकार्बोनेट आयंस की सिक्रेशन की वजह से वो 7 तक चली जाती है, लेकिन जो हमारा खुद का जो स्टमक के ल्यूमन का जो pH है ना, वो हमारे पास 1.5 से 2.5 भी रहता है, क्यों, एसिड की वजह से। ठीक है, तो हमारे पास कुछ और प्रोटीलाइटिक एंजाइम्स है, जैसे कि हमारे पास रेनिन है या तो काइमोसिन है। ये हमारे अंदर रिलीज़ नहीं होता है, ये बच्चों के अंदर रिलीज़ होता है, जो मिल्क प्रोटीन है उसको तोड़ने के लिए। रेनिन बड़ों के अंदर एब्सेंट होता है, इसीलिए लोग कहते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस। क्या वो जब बच्चे थे तब भी उनको ये मसला होता था? तब तो उनको मसला नहीं होता, हर बच्चा तो लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं होता है ना। तो बचपन में बस रेनिन नाम का एक एंजाइम होता है, वो पेट से निकल रहा होता है। जैसे ही 3 साल का बच्चा हो जाता है और दूध छूट जाता है उसका और वो खाने पे आ जाता है, तो आहिस्ता आहिस्ता एंजाइम देखता है रेनिन के मेरे अब तो यहाँ पे कोई दूध का वो है ही नहीं, तो उसको कोई प्रिकर्सर नहीं में, तो आहिस्ता आहिस्ता वो बॉडी से निकल के जाना ख़त्म हो जाता है। जिसकी अपेंडिक्स का काम ख़त्म हो गया। देखिए जैसे कि उसने देखा कि अब कोई कच्ची चीज़ नहीं आ रही है उसको डाइजेस्ट करवाने के लिए, सेल्यूलोज आ ही नहीं रहा, तो सेल्यूलोज बनाने का क्या ही फ़ायदा है, तो उसने अपने आप को इनएक्टिव फॉर्म में कर लिया। वेस्टिब्यूलर उसको कहते हैं ना, वेस्टिब्यूलर सिस्टम। तो इसी तरह ये वेस्टिब्यूलर एंजाइम बन जाता है जब हम बड़े हो जाते हैं।
तो इसको याद रखना है कि बच्चों के अंदर कौन सा एंजाइम निकलता है प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट कराने के लिए, पेप्सिन क्या है, HCl क्या काम कराता है, ये 3 चीज़ें याद रखनी, बाकी को छोड़ देना है। मैकेनिकल डाइजेशन हमारे पास जो स्मूथ लेयर होते हैं 3 होते हैं हमारे पास, आपको पता है। जो हमारे पास ये एक डायग्राम थी यहाँ पे जो कि गायब हो गई है, मेरे ख्याल से ऊपर है ना ये। तो यहाँ पर हमारे 3 लेयर है ना, जो जैसे हमारे पास मस्कुलरिस म्यूकोजा है, सब म्यूकोजा है, ऑब्लिक, ये तीनों तो एक ही जगह पे आ जाते हैं। ये एक बना देते हैं, ये 2, ये कहाँ गया हमारा सरफेस एपिथेलियम, ये चीज़ होते हैं ना, ये तीनों चीज़ें हमारे पास मस्कुलर या मैकेनिकल डाइजेशन हमारे पास करा रही होती है। और पास बाकी जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे पास, जो एंजाइम्स होते हैं वो केमिकल डाइजेशन करा रहे होते हैं। ये जो इतना ऊपर से नीचे तक है इनको दफ़ा करें, बस मैकेनिकल डाइजेशन कैसे हो रही है। और दूसरा हमारे पास एक चीज़ और है कि कायम क्या होता है, एक पेस्ट लाइक हमारे पास जो बोलस होता है वो पेट में आके जब वो सारी चीज़ों से मिल जाता है एसिड से और एंजाइम्स वगैरह, तो वो कायम बना लेता है। 4 और 5 MCQ सी हो गया। बाकी जो इतना लंबा लिखा हुआ है इनको छोड़ दें, बस मेन की पॉइंट्स याद रखने हैं क्योंकि MCQs में भी की पॉइंट्स हैं, ठीक है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ से इनको MCQs बनाना पसंद है, तो सिर्फ बोल्ड वाले हैं ना, सिर्फ बोल्ड वालों को पढ़ना है और अंदर इतना नहीं घुसना है, बस बोल्ड वालों को याद रखिएगा। एब्जॉर्प्शन और रोल ऑफ द स्टमक, ये हमने पढ़ लिया था कि वाटर को एब्जॉर्ब करा लेता है, वाटर को सिर्फ एब्जॉर्ब कराता है, वाटर डाइजेस्ट नहीं होता हमारे पेट में। ग्लूकोज को डाइजेस्ट करवा देता है। जो कंप्लीट जो कार्बोहाइड्रेट्स का जो वो होता है ना हमारे पास डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, वो सारा काम हमारे स्टमक कर देता है। लेकिन हमारे पास जो प्रोटीन रह जाती है और हमारे पास जो फैट्स रह जाते हैं वो यहाँ पर नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि बाइल जूस होता है वो ड्यूडेनम में या स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होता है, और बाइल जूस का काम होता है कि वो HCO3 बाइकार्बोनेट आयंस रिलीज करवाए और फिर फैट्स की इमल्सिफिकेशन करवाए। उसी तरह हमारे पास अगर बाइल जूस हमारे स्टमक में रिलीज़ ही नहीं हो रहा है, बाइल जूस अगर हमारे स्टमक में रिलीज़ ही नहीं हो रहा है तो हमारे पास फैट्स कैसे वो होंगे ना, डाइजेस्ट होंगे और एब्जॉर्ब होंगे। तो हमें स्मॉल इंटेस्टाइन याद रखना है। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे पास बहुत लंबी होती है, 6 मीटर लॉन्ग होती है, अगर लंबी बचा के रख दें। और उसके 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जिजुनम, इलियम। लोग बहुत ज़्यादा इनको आगे पीछे कर देते हैं। तो एक चीज़ है, बहन को हम दीदी भी कहते हैं, दीदी से ड्यूडेनम आ गया। पहले हमारे पास क्या थी, एक दीदी थी एक बहन थी, फिर वो क्या लेके आई, जीजू अपने साथ लेके आ गई, तो और बच्चा क्या एंड में इलियम बच गया। तो बस ऐसे ड्यूडेनम, जिजुनम, इलियम, ठीक है। ये सेगमेंट्स याद रखने हैं। तो दीदी जीजू लेके घर आ जाती है, फिर हम उन दोनों को लेके भगा देते हैं कि घर तो हमारा है। तो अब ड्यूडेनम के पर आ जाते हैं। ड्यूडेनम भले छोटा है क्योंकि ड्यूडेनम के बहुत ज़्यादा काम है। क्यों? क्योंकि ड्यूडेनम के अंदर लिवर भी खुल रहा है, लिवर के अंदर पेनक्रियाज भी खुल रहा है। एसेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट है और मेन पेनक्रियाटिक डक्ट है, वो हमारे पास जो इंसुलिन और ग्लूकागॉन लेके आ रही है तो वो ड्यूडेनम में रिलीज़ कराती है। हमारे पास जो बाइल जूस होता है, जो गाल ब्लैडर में स्टोर होता है, जो लिवर बनाता है, वो हमारे पास ड्यूडेनम के अंदर आ जाता है। तो ड्यूडेनम भले छोटा लेकिन ड्यूडेनम का काम बहुत ज़्यादा बड़ा है। जैसे कि म्यूकस लेयर थी हमारे पास स्टमक के अंदर, उतनी स्ट्रॉन्ग म्यूकस लेयर हमारे पास ड्यूडेनम में नहीं होती है। तो और ड्यूडेनम के कि उसको अल्सर ना हो जाए एसिडिक मीडियम की वजह से, तो एसिडिक मीडियम को कंपनसेट करने के लिए जो बाइल जूस होते हैं उसके अंदर बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं। और बाइकार्बोनेट्स आयन अगर आप लोगों ने सही से वो पढ़ी भी हो तो उसके अंदर HCO3 होता है यार, हाँ HCO3 होता है हमारे पास। तो उसकी जो वो होती है वो बेसिक मीडियम में होता है। तो हमारे पास जो ड्यूडेनम है वो हमारे पास बेसिक मीडियम में काम करता है। और अगर बाइल जूस सही से नहीं आ रहा है और एसिडिक खाना सीधा ड्यूडेनम में घुस रहा है तो हमारे पास ड्यूडेनम अल्सर्स हो जाते हैं कुछ लोगों को। पेप्टिक अल्सर सिर्फ और सिर्फ पेट में नहीं होता है, वो मुंह में भी हो सकता है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा मुंह में छाले हो गए, दाने हो गए। उसी तरह से ड्यूडेनम के अंदर भी छाले हो सकते हैं। क्यों? फॉर एग्जाम्पल किसी का सिस्टिक डक्ट हमने काट के निकाल दिया, जैसे हमने बहुत सारे लोगों ने आप सुना होगा गाल ब्लैडर के अंदर पत्थर आ रहे थे तो हमने गाल ब्लैडर को ही निकाल दिया, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हमारे पास आना शुरू हो जाते हैं कि वो एसिडिक मीडियम पे पूरा घूमना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से पूरी आंतियाँ ख़राब हो जाती हैं। जो लोग अपने बुढ़ापे की जब जा रहे होते हैं और उनके अंदर गाल ब्लैडर नहीं तो उनको ये मसले आ जाते हैं, ठीक है। अभी ये ऊपर से यहाँ पर पायलोरिक स्फिंक्टर होता है, पायलोरिक स्फिंक्टर से खुल जाता है,
सी शेप कर्व के अंदर हमारे पास डूडेनम होता है, इन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है सी शेप ये है, और हमारे पास पेनक्रियाज यहाँ पे आके अटैच हुआ होता है। तो ये पूरा हमारे पास ये, और यहाँ से हमारे पास क्या है, ये हमारे पूरे यहाँ पे एक हमारा स्टमक है, ठीक है, यहाँ से हमारा स्टमक आ रहा है। तो रिलेशनशिप्स प्लीज़ याद रखिएगा, रिलेशनशिप्स को मत भूलिएगा। पाइलोरस पार्ट है तो उसका स्पिंक्चर, पाइलोरिक स्पिंक्चर होता है। डोडिनम बल्ब उसको कहते हैं हम, सी शेप कर्व को हम डोडिनल बल्ब कहते हैं। यहाँ से हमारे पास सिक्रीशन सारी होती है, जो डोडिनम का सेकंड पार्ट होता है ना हमारे पास, प्लीज़ यहाँ ऐसे याद रखिएगा सेकंड पार्ट। अभी देखिए फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है, और यहाँ से फिर ऊपर की तरफ थोड़ा ऊपर चला जाता है, तो ऊपर की तरफ जो आ रहा है वो फोर्थ पार्ट है। तो जो सेकंड पार्ट है ना, यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा डोडिनम पेपिला, पेपिला ऑफ वाटर, हिपेटो पेनक्रियाटिक एम्पुला, पेपिला ऑफ वाटर। तो यहाँ से जो हमारा सेकंड पार्ट है ना, यहाँ पे आके ये हमारे पास ये एंजाइम्स वाली जगह खुल जाती है। हिपेटो लिवर से आ रहा है और पेनक्रियाटिक आपको पता है कहाँ से आ रहा है, ठीक है। ये प्लीज़ ये डायग्राम याद रखिएगा, अगर डायग्राम ठीक से याद रखेंगे तो आपको इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास द स्टिमुलेशन ऑफ गॉल ब्लैडर टू रिलीज बाइल, हाँ, द स्टिमुलेशन ऑफ गॉल ब्लैडर टू रिलीज बाइल टेक्स प्लेस बाय द पेप्टाइड हार्मोन ऑफ डोडिनम, द कोलेसिस्टोकाइनिन। कोलेसिस्टोकाइनिन इज नथिंग एल्स, कोलेसिस्ट आप समझते हैं, कोलेसिस्ट आपको पता होना चाहिए कि कोलेसिस्ट का मतलब होता है कि कोई चीज़ लिवर से और गॉल ब्लैडर से आ रही है तो उसको हम कोलेसिस्ट कहते हैं, जिसकी नहीं। खैर आगे बढ़ते हैं, इसको अभी इतना लंबा नहीं जाना क्योंकि पहले से हमारा बहुत टाइम ज़्यादा हो गया। तो फिर यहाँ से हमारे पास आ रहा होता है, तो ये क्या करता है हमारे पास, जो ये हमारे पास पेप्टाइड हार्मोन है ना, ये क्या करता है, फिर ये स्टमक की तरफ जाता है। ये स्टमक को, ये स्टमक की नहीं, ये पेनक्रियाज की तरफ जाता है, और पेनक्रियाज को एक स्टिमुलेट देता है कि अब तुम्हें पेनक्रियाटिक जूस पे निकाल देना है, खाना हमारे पास जो कायम है वो हमारे पास इंटेस्टाइन में आ चुका है। अपॉन स्टिमुलेशन ऑफ गॉल ब्लैडर बाइल इज रिलीज इनटू द सिस्टिक डक्ट, जो कि हमारे पास सिस्टिक डक्ट मैंने आप लोग को पहले बताया। सिस्टिक डक्ट क्या होता है हमारे पास, जो यहाँ पे इन्होंने डायग्राम्स नहीं बनाई हुई ना, यही तो मसला है सारा। हमारे पास जो लिवर है ना, लिवर के नीचे हमारे पास गॉल ब्लैडर होता है, गॉल ब्लैडर से जो पाइप बाहर निकल रही है ना, उसको हम सिस्टिक डक्ट कहते हैं। सिस्टिक डक्ट के अंदर वो रिलीज हो जाता है, और सिस्टिक डक्ट कनेक्ट हो जाती है हमारे जो हिपैटिक जो डक्ट है ना, उसके साथ मिलके कॉमन हिपैटिक डक्ट कॉमन बाइल डक्ट बना लेती है, और वो कॉमन बाइल डक्ट हमारे पास डोडिनम में आ जाता है। तो क्या होता है, सिस्टिक डक्ट गॉल ब्लैडर का, और दूसरा हिस्सा जो कि हमारे पास लिवर से आ रहा है हिपैटिक डक्ट, वो दोनों कंबाइन हो जाते हैं और हमारे पास कॉमन बाइल डक्ट बना लेते हैं, ठीक है। द पार्टली डाइजेस्टेड प्रोटीन ऑफ एसिडिक काइम फिर हमारे पास डोडिनम में आ जाता है, फिर कोलेसिस्टोकाइनिन की सिक्रीशन होती है, फिर वो हमारे पास ब्रेडिकाइनिन, कोलेसिस्टोकाइनिन, ऐसे हमारे पास बहुत सारे एंजाइम्स रिलीज़ हो जाते हैं। और हमारे पास जो कोलेसिस्टोकाइनिन है वो एसिनस सेल्स को रिलीज़ करवाता है, स्टिमुलेट करवाता है एसिनस सेल्स ऑफ पेनक्रियाज के, कि अभी तुम्हें बहुत ज़्यादा अमाउंट में पेनक्रियाटिक जूस निकालना है। सिक्रेटिन भी हमारे साथ यहाँ पे ही काम कर रहा होता है। सिक्रेटिन का काम ये होता है कि वो वाटर और बाइकार्बोनेट आयन को बाहर निकलवाए। इस सब के बाद हमारे पास जो पेनक्रियाटिक जूस है वो फ्लश हो जाता है, फ्लश आउट आपको पता होगा ना, फ्लश कर देना, तो डोडिनम में आता है, और जो हमारे पास बाइकार्बोनेट है तो न्यूट्रलाइज करा देते हैं और एसिडिक काइम को अल्कलाइन बना देते हैं। फिर एक और बात आ जाती है, बाइल हमारे पास येलोइश ग्रीन इन कलर क्यों होता है। हमारे पास जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना, वो 120 डेज बाद वो मर जाते हैं, तो वो 120 डेज बाद जो मर जाते हैं ना, तो जो आयरन होता है वो हमारे पास लाल से ना ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाता है। तो जब ऑक्सीडाइज होना शुरू होता है तो उसका कलर ब्राउनिश शेड हो जाता है, तो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन वो बना लेता है। तो यहीं फिर हमारे पास लिवर के अंदर जाते हैं डिटॉक्सीफाई होने के लिए। लिवर उनको कुछ नहीं करता, उनको डोडिनम के अंदर घुसा देता है कि अभी हमारे जो फीसेस नज़र आ रहे होते हैं तो वो बिलीरुबिन की वजह से हमें पीले नज़र आ रहे होते हैं। सोडियम ग्लाइकोलेट एंड सोडियम टोरोकोलेट, ये भी हमारे पास इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। अभी इसको ज़्यादा लंबा जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको बस ये बात बताना होनी चाहिए कि ये दोनों हमारे पास, अभी कोलगेट आप लोगों ने इस्तेमाल किया होगा, वो क्या करा देता है हमारे जो, हमारे नहीं ऑफकोर्स जिसके जो मेरे दांत सफ़ेद है, किसी के भी दांत जो पीले हैं, तो जब ब्रश करता है तो वो क्या करा देता है,
जो पीले दांतों के ऊपर जो पीला पीला चिपका है उसको हटा देता है और दांत सफ़ेद हो जाते हैं। उसी तरह से फैट हमारे पास पीले पीले होते हैं, तो सोडियम ग्लाइकोलेट कोलगेट से और सोडियम टोरोकोलेट ये बस इनका काम ही होता है कि वो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स करवा दें, फैट्स को बिल्कुल तोड़ दें, एनर्जी बाहर निकाल दें और फैट्स को चूरा चूरा करके रख दें और वो आगे की तरह पीला पीला ज़्यादा नज़र अब हमें ना आए। बाइल के अंदर हमारे पास कोई एंजाइम नहीं होता है, पेनक्रियास के अंदर हमारे पास एंजाइम होते हैं, पेनक्रियास चार होते हैं। बाइल के अंदर हमारे पास कोई एंजाइम नहीं होता, सिर्फ HCO3 हमारे पास और वाटर हमारे पास मौजूद होता है। ठीक है, द बाइल पिगमेंट्स हैव नथिंग टू डू विद प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, ये हमने पहली बात कर ली थी। दे आर फॉर्म्ड एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ वर्न आउट RBCs, सही है। फिर हमारे पास वही चीज़ आ जाती है कि पेनक्रियाटिक जूस है वो क्या कराता है, ट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सिन बना देता है। एंटेरोकाइनेज हमारे पास नाम का एक एंजाइम आता है, वो ट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सिन बना देता है। बस ये जो हमारे पास की पॉइंटर्स हैं इनको प्लीज़ याद रखिएगा, यही पेपर में आता है। और कुछ एक्स्ट्रा ये जो नहीं लंबे लंबे उन्होंने लिखे में कि शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन वगैरह पेप्टोन्स को तोड़ देता है, फिर पॉलीपेप्टाइड चेन्स छोटे छोटे बना लेता है, ये सब कुछ नहीं पूछते। बस ये पूछते हैं कि अगर ट्रिप्सिनोजिन ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो रहा है तो कौन सा एंजाइम आ रहा है बीच में, ट्रिप्सिनोजिन कहाँ से आ रहा है, ये हमारे पास एक MCQ बनता है। और पेनक्रियाटिक जूस के अंदर क्या क्या हमारे पास मौजूद होते हैं, तो आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, ट्रिप्सिनोजिन, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन। फिर जो ऑप्शन नहीं होगा वो हमारे पास वो हमें टिक लगा देना है, या तो हमें बबल शीट के अंदर फिल कर देनी है। काइमोट्रिप्सिन आर नथिंग एल्स, ये भी हमारे पास कैसीन जो हमारे पास एक अमाइनो एसिड होता है उसको छोटे छोटे जो कैसीन मतलब छोटे से वो पेप्टोन है, प्रोटीन भी नहीं है, पेप्टोन है कैसीन। तो कैसीन को क्या करके तोड़ तोड़ के छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स बना लेता है। ठीक है, लाइपेज हमारे पास लिपिड को वो कराता है। ब्रूनर्स ग्लैंड तो आप लोगों ने हर जगह से ब्रूनर ग्लैंड सुना होगा कि ये एक न्यूक्लियस रिच अल्कलाइन सिक्रीशन होता है, बाइकार्बोनेट्स की सिक्रीशन करवाता है। ब्रूनर्स ग्लैंड हमारे पास बाइकार्बोनेट्स की सिक्रीशन करवाता है। नथिंग एल्स म्यूकस रिच, इसको काटें, बस ब्रूनर्स ग्लैंड हमारे पास अल्कलाइन सिक्रीशन ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस करवा देता है। B फॉर ब्रूनर, B फॉर बाइकार्बोनेट। जिजिनम के ऊपर आ जाते हैं। जिजिनम एज सच मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा काम नहीं करता है, उसका बस ये काम होता है कि जो उसके अंदर छोटे छोटे विलायज हैं उनके ज़रिए से बस जो चीज़ें यहाँ पर जिजिनम के अंदर डाइजेस्ट हो गई उसको बस खींच ले, और ज़्यादा इतना वो काम नहीं करता, बस छोटे छोटे इसके काम है, इतना ज़्यादा काम नहीं है। इतना मैं छोटे छोटे इसको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जिजिनम ये पूछते ही नहीं है ज़्यादातर। जिजिनम नहीं पूछते हैं, जिजिनम को ज़्यादा पूछते हैं, स्टमक को ज़्यादा पूछते हैं। हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन से इनको पता नहीं सिग्मॉइड कॉलोन से और इनको रेक्टम से इनको क्या मोहब्बत है, वहीं से ये पूछते हैं ज़्यादातर। फिर आप लोग तो खुश हो जाएं कि यहाँ पे हिस्टोलॉजी और ब्लड सप्लाई नहीं है। आप लोग समझे जो नीट है ना, NCERT जो इंडिया वाले जो पढ़ते हैं अपने नीट के एग्ज़ाम के लिए, अपने MBBS के लिए, अपने कोई भी अलाइड एंट्रेंस के लिए, उसके सामने ये बुक कुछ भी नहीं है। अगर आप वो खोल के देखेंगे ना आपको लगेगा मैं तो पता नहीं MBBS की बुक में खुद घुस गई हूँ। तो आपको ये आसान मिला तो प्लीज़ इसको आसान समझ के पढ़िएगा। इसको बस ये चीज़ याद रखिए कि दीदी की बात क्या आती है, जिजिनम आता है, 2.5 मीटर लॉन्ग होता है और हमारे पास ये कुछ माल्टेज, सक्रेज, लैक्टेज, पेप्टाइडेज ऐसी चीज़ों को रिलीज़ करा देता है और बस न्यूक्लियोटाइड्स को ब्रेक डाउन करा देता है न्यूक्लियोसाइड्स में बाय इट्स न्यूक्लियोसाइडेज। बस इतना रखें, इतने जो बीच का लिखा हुआ है इनको दफ़ा करें। इलियम लास्ट पार्ट है हमारे पास, इलियम को रखें, 3.6 मीटर। तो इनके प्लीज़ लेंस को याद रखिएगा। ये एब्जॉर्ब मेन नहीं कराते विटामिन B12 को। विटामिन B12 कहीं और से नहीं आता, हमारे पास जो गोश्त हम खाते हैं उसके अंदर विटामिन B12 उसकी मीट में होता है। और कौन सी मीट में होता है, गाय के गोश्त में, बकरी के गोश्त में, ये वहीं से आता है हमारे पास। और कहीं और से विटामिन B12 का कोई आसार अगर आपको मिलता है तो आप लोग प्लीज़ मुझे मेंशन करके बताइएगा, ये भी इल्म में इजाफा हो जाएगा। जो जिजिनम में नहीं होती है ना वो बस यहाँ पे आके हो जाती है। यहाँ पर बस प्लेयर सर्कुलरिस होते हैं, ये कुछ नहीं होते हैं। फिर हमारे पास ये विलाय आ जाते हैं, विलाय माइक्रोविलाय बना देते हैं। ये माइक्रोविलाय के अंदर हमारे पास ये कैपिलरी नेटवर्क है, लैक्टियल है, ये लैक्टियल के अंदर से कुछ नहीं हो रहा, बस ये जो चीज़ें हमारे पास ऊपर से गुजर रही है ना इनको जज्ब करा देता है बस। सो मैनी इंग्लिश, इसको दफ़ा करें। हाँ, smaller lymph vessels merge to form large vessel and that drain fats, chylomicrons and nutrients to thoracic duct which is then emptied into subclavian vein। इसको याद रखिएगा कि हमारे पास जो lymph vessels होते हैं वो जो फैट्स को ड्रेन करा देते हैं तो वो कहीं और नहीं जाते, वो सबक्लेवियन वेन में जाके एंटर हो जाते हैं और
सब क्लेवियन वेन आपको पता है कहाँ जाके एंटर हो जाती है, हार्ट में एंटर हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि फैट्स का ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ये जैसे एब्जॉर्ब होता है सीधा ही जाके हमारे पास दिल के पास जाके पहुंच जाता है। सब क्लेवियन कुछ नहीं, आपने क्लेविकल का नाम सुना हुआ होगा, जो कि हमारी जो ये बोलते हैं ना ब्यूटी बोन होती है, खैर बोलते हैं लड़कियों की ब्यूटी बोन होती है। तो ये जो ब्यूटी बोन होती है ना, यहाँ के नीचे से ना एक वेन गुजरी होती है, तो ये वेन सीधा जाके हार्ट के अंदर जाके सुपीरियर वेना के आवाज़ से घुस जाती है। और अगर ज़्यादा फैट अगर एंटर हो रहा है तो फिर मसले आ जाते हैं। फैट क्यों जा रहा है हमारे पेट हमारे दिल के अंदर, उसकी एक बहुत अच्छी वजह है कि जो फैट होते हैं वो कुछ और नहीं, हमारे पास 9 किलो कैलोरीज 1 ग्राम के ऊपर रिलीज़ करा रहे होते हैं हमारे पास फैट्स। तो इसीलिए हार्ट को सबसे ज़्यादा एनर्जी, हार्ट सबसे ज़्यादा अगर कभी मुश्किल में आ जाए ना कि सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया किसके अंदर होते हैं, तो हार्ट के अंदर होते हैं। क्योंकि हार्ट सारा दिन काम करता है, सारा रात काम करता है, हार्ट कभी नहीं रुकता। हार्ट रुकता तो आपको पता है क्या होगा। तो सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास हार्ट में होते हैं। वहाँ से तो एनर्जी बन रही है, लेकिन और एनर्जी चाहिए उसको, हर जगह से एनर्जी चाहिए। वो अपना खुद का भी एक ऐसे नोट की जैसे इलेक्ट्रिक सिस्टम चला रही है, फिर ब्रेन से भी उसके पास और आ रहा है। तो ये चीज़ प्लीज़ याद रखिएगा ना। हेपेटिक पोर्टल वेन, ये आप लोगों ने बचपन से पढ़ा होगा। हेपेटिक पोर्टल वेन का काम क्या होता है? हेपेटिक से लिवर समझ आ रहा है, पोर्टल से पता चल रहा है कि पोर्ट होके बाईपास होके कहीं से आ रहा है कुछ, और वेन है। द ब्लड कैपिलरीज कंटेनिंग फैट्स फ्यूज विद ईच अदर टू फॉर्म हेपेटिक पोर्टल वेन विच सप्लाइज ऑल द न्यूट्रिएंट्स टू द लिवर फॉर स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म। हेपेटिक पोर्टल वेन हमारे पास स्टमक से, ड्यूडिनम से, जिजिनम से, इलियम से, इन चारों जगह से और स्प्लीन से भी, इन सारे जगहों से सामान लेके लिवर में लाती है। फिर लिवर इनको चेक एंड बैलेंस करके देखता है कि कोई चीज़ मसला तो नहीं है, फिर उसको खुद देख लेता है। लार्ज इंटेस्टाइन के बजाते लार्ज इंटेस्टाइन, कुछ लोग बोलते हैं बहुत बेकार जगह है, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में आई थिंक मेरा फेवरेट पार्ट है। क्यों? इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, जो कि बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर जो खुद नहीं बन रही होती, हम जिन चीज़ों को नहीं ले पा रहे होते ड्यू टू फाइनेंशियल इशूज़ या किसी और इशू की वजह से, तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं, वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं, तो वो हमारे लिए वो काम कर रही होती है। ये शॉर्ट होते लेंथ के अंदर बस, लेकिन इसका डायमीटर ज़्यादा होता है। वाइटामिन्स की एब्जॉर्प्शन, यहाँ पे जिस चीज़ की भी एब्जॉर्प्शन होती है, हर चीज़ की यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होती है। यहाँ पे कोई चीज़ डाइजेस्ट नहीं होती, यहाँ पे कोई चीज़ इमल्सीफाई वगैरह नहीं होती, यहाँ पे बस एब्जॉर्प्शन हो रही थी। कोई चीज़ रह जाती तो उसको भी एब्जॉर्ब करा देती है। न्यूट्रिएंट्स के नाम पे इन्होंने न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे लिख दिए, लेकिन इतना ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स का यहाँ पे काम नहीं, क्योंकि इलियम सारे न्यूट्रिएंट्स को इलियम बेचारा वो अपने अंदर ले रहा होता है। रिएक्शन ऑफ वाटर करवाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स को करवाता है, Na को कराता है, Cl को करवाता है, और यहाँ पास फॉर्मेशन ऑफ फीसिस करवाता है, और रिजेक्शन आउटसाइड द बॉडी करवा देता है। ये एमसीक्यू में नहीं आता है कि कौन क्या कराता है। सीकम से आता है, ये यहाँ पे अपेंडिक्स है हमारा, जो कि बिल्कुल काम का नहीं। इलियम, सीकम, इल्यूसिकल वॉल्व इसको कहते हैं। इलियम से सीकल यहाँ पे जुड़ा होता है। मेरे पास कॉलॉन आता है, असेंडिंग कॉलॉन, डिसेंडिंग कॉलॉन, ट्रांसवर्स कॉलॉन, यहाँ पे हमारे पास बने हुए सिग्मॉइड कॉलॉन। सिग्मॉइड कॉलॉन से हमारे पास फिर यहाँ पे एस शेप बना दी, पता नहीं एस शेप मुझे लगता नहीं है, लेकिन ये एस शेप बोलते हैं, एस शेप है। तो यहाँ से एस शेप बन के फिर रेक्टम, रेक्टम के बाद फिर एनल कैनाल। ये चैप्टर वैसे बहुत सारे लोगों को बोरिंग लगता है, आई नो, मुझे लेकिन ये कभी बोरिंग नहीं लगा। मुझे पता नहीं क्यों ना गैस्ट्रोइंटेस्टाइन पढ़ने में मज़ा आता था। लोगों को बस मेरे ख्याल से रिप्रोडक्शन पढ़ने में मज़ा आता है, और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ने में मज़ा आता है, और कुछ लोग होते हैं जिनको दिमाग का डॉक्टर बनने का शौक़ होता है, तो उनको न्यूरो पढ़ने का बड़ा शौक़ होता है, और केमिकल कोऑर्डिनेशन पढ़ने का शौक़ होता है, क्योंकि मज़े वाले चैप्टर है। अच्छा मिसबा पता नहीं है नहीं, तो आप दोनों प्लीज़ रिमाइंड करवा दीजिएगा मुझे कि हमें कल एनिमल किंगडम करना है, और एनिमल किंगडम एक ही क्लास में हो जाएगा, उसका इतना बड़ा इशू नहीं है, वो बहुत छोटा कर दूँगा उसको, 1-2 पेज में ख़त्म, ऐसे समझे 2 पेज में उसको ख़त्म कर दूँगा, और आपके सारे एमसीक्यूज भी कवर हो जाएंगे, कोई मसला नहीं होगा आप लोगों को इंशाल्लाह। वही मुश्किल चैप्टर जो बच्चे वहाँ पर अटकते हैं, और उसका बस एक ही सॉल्यूशन, उसको चार्ट बना के पढ़ो। हर रोज़ चार्ट बनाओ उसका, हर रोज़ नहीं मतलब एक चार्ट बना दो, कहीं पे लगा दो उसको, फिर वहीं से पढ़ते रहो। स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के साथ जुड़ जाते हैं, सीकम के साथ होता है, इल्यूसिकल वॉल्व होता है हमारे पास, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इसके नीचे की तरफ होता है, बस सही है। 18 सेंटीमीटर को काट लें, ये नहीं आता पेपर में। वेस्टिजियल ऑर्गन है, बस ये याद रखिए, वेस्टिजियल ऑर्गन से कोई काम है हमारी बॉडी में। कॉलोन के बाद हमारे पास सीकम के बाद हमारे पास कॉलोन आ जाता है, इसके
तीन चार पार्ट हैं, असेंडिंग, डिसेंडिंग, ट्रांसवर्स और सिग्मॉइड। रिएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करवाता है, सॉल्ट करवाता है, वाइटामिन करवाता है। हमारे पास सिम्बायोटिक जो कि हमारे पास म्यूचुअल रिलेशनशिप के साथ जो बैक्टीरिया रहा होता है, लैक्टोबैसिलस हमारे पास नियसिन बनाते हैं, निकोटिनिक एसिड बनाते हैं हमारे पास। निकोटीन तो आपको पता होगा जो हमारे ब्रेन को जगा के रखता है। विटामिन B1 थायमीन बनाता है, विटामिन B के थायमीन इज विच विटामिन, नियासिन मेक्स विच एसिड। तो ये हमारे पास एक दो एमसीक्यू यहाँ पे बन जाते हैं कि हमारे पास थायमीन हमारे पास कौन सा विटामिन होता है। तो आप लोग ये नहीं समझिए कि विटामिन B1 करके आगे बढ़ रहे हैं, नहीं, थायमीन कौन सा होता है, विटामिन B1 को हम थायमीन कहते हैं। तो आपको अगर पास पेपर्स कहीं से मिले या कहीं पे होंगे भी तो आपको ये मिलेगा, क्योंकि मेरा ये टेस्ट में आया हुआ था अनीसोसाइन के। ये इसको हाथ तक रखें। रेक्टम आ जाता है, रेक्टम सॉरी टू से आई हेट रेक्टम वैसे नहीं होगा तो बहुत सारे मसले आ जाते हैं, क्योंकि जो लोग कॉन्स्टिपेशन के मरीज़ होते हैं ना, उनका जो फीसिस होता है ना वो यहाँ आके ना अटक जाता है, या तो यहाँ तक आता है। जो हमारा जो ये अंदर वाला जो ये है ना स्पिंक्चर, ये खुल जाता है, लेकिन जो बाहर वाला स्पिंक्चर होता है ना ये नहीं खुल पाता है। तो उसकी वजह से जो कॉन्स्टिपेशन के मरीज होते हैं तो उनका जो फीसिस होता है यहाँ पे आके जमा होना शुरू हो जाता है। फिर उसका रेक्टल एग्जामिनेशन वगैरह करते हैं डॉक्टर्स। बहुत दर्दनाक वो होता है। जो लोग नहीं 3-3 दिन बाद वॉशरूम जाते हैं और सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं कि हमें कॉन्स्टिपेशन का इलाज हो, तो मैंने रिसर्च की थी कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, ये दवाई वो दवाई। पॉपकॉर्न, अगर आप लोग दिन में 100 ग्राम पॉपकॉर्न खा रहे हैं ना, मतलब आप लोग जाएँ 100 रुपये का पॉपकॉर्न खरीद लें, रात को पेट भरने के नाम पे वो खा लें। तो आपका अगर यहाँ पे किसी को कॉन्स्टिपेशन का इशू है तो कॉन्स्टिपेशन का इशू विदिन 1 मंथ सॉल्व होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो क्या करता है, वो स्टूल को आराम से पास करना शुरू करा देता है, उसको इतना पानी भी नहीं देते हैं जज्ब होने के लिए। तो कॉन्स्टिपेशन नथिंग एल्स, कॉन्स्टिपेशन हमारी बॉडी के अंदर जब इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस हो जाता है और वाटर कम हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर। ये आप लोग ये नहीं समझे कि हम तो पानी पी रहे हैं, हम तो इलेक्ट्रोलाइट वो कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं वो चला जाए, तो इसी वजह से होता है। और कभी कभी फैट डाइजेस्ट नहीं होता है, उसकी वजह से भी ये हमारे पास मसले आ जाते हैं। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन लगातार हो रहा है तो वो अपने लिवर को भी चेक करवाए। सिग्मॉइड कॉलन हमारे पास रेक्टम में होता है, 13 सेंटीमीटर हमारे पास लॉन्ग होता है, टर्मिनेट होता है एनल कैनाल के अंदर। द रेक्टल एम्पिला, इसको दफ़ा करें। ये बिल्कुल बस दो होते हैं, जो अंदर वाला होता है ये हमारे पास इनवॉलेंट्री होता है, ये बाहर वाला वॉलेंट्री होता है। बस इसको याद रखें हम। और खैर इसको पढ़ने में मुझे पढ़ाने में ज़्यादा इशू नहीं है, लेकिन इस थोड़ा अजीब लग रहा है। इन एडल्ट्स द डेफिकेशन इन्वॉल्व्स बोथ द इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स ऑफ द रेक्टम एंड रिलैक्सेशन ऑफ द इंटरनल एनल कैनाल एंड फाइनली द वॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल्स ऑफ द वॉलेंट्री होते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि जो नीचे वाला जो वो है हमारे पास वो वॉलेंट्री है, और जो ऊपर वाला है वो हमारे पास इनवॉलेंट्री है। डेफिकेशन रिफ्लेक्स होता है और फिर वो निकल जाता है। सलाइवरी ग्लैंड हम पहले पढ़ लिए थे। लिवर को प्लीज़ यहाँ पे वहीं वापस बात डबल टिक बना के स्टार लगा दे इसके ऊपर। ये बहुत ज़रूरी। लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारे पास 1.5 किलो का होता है, हमारे पास 1500 ग्राम है 1.5 किलो। अगर ऑप्शन में आता है ना 1500 ग्राम या 1.5 किलो, तो ये 1.5 किलो का हमारे पास होता है। लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी पूरी बॉडी में। ये डायफ्राम के थोड़ा नीचे होता है। जो किडनी होती है हमारी राइट वाली वो थोड़ी नीचे होती है। क्यों नीचे होती है? क्योंकि लिवर की वेट की वजह से वो नीचे चली जाती है। ये कुछ बहुत छोटी छोटी बातें लेकिन एमसीक्यूज़ में आती हैं। डिटॉक्सिफिकेशन, प्लीज़ डिटॉक्सिफिकेशन अभी हमारे सर हमसे पूछ रहे थे, रिवीजन करा रहे थे हमारी, तो बोल रहे थे लिवर के फंक्शन बताओ। मैंने बोला डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है। अली रज़ा डिटॉक्सिफिकेशन, हानिया डिटॉक्सिफिकेशन। अरे कुछ और नहीं कराते कई बार, हमें बचपन से रेटर लगा जाता है कि डिटॉक्सिफिकेशन कराते हैं, और आपके अपने पेपर में भी देखेंगे तो डिटॉक्सिफिकेशन का ही लिखा हुआ होगा कि लिवर क्या काम करता है, डिटॉक्सिफिकेशन। सही है। ये हमारे पास राइट साइड की तरफ होता है। ये हमारे पास इन इलास्टिक कैप्सूल के अंदर होता है, कम्प्लीटली कवर होता है पेरिटोनियम के अंदर। पेरिटोनियल फ्लूट का नाम आपने सुना होगा, पेरिटोनियल निमोनिया का नाम आपने सुना होगा कि लिवर जो ये हमारे पास राइट साइड है, लेफ्ट साइड है, ये फूल जाता है। फिर इंजेक्शन डाल के फिर सारा के अंदर वो पानी जमा हो जाता है निमोनिया का, वो निकालना पड़ता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं डायलिसिस होती है, वो डायलिसिस नहीं होती। आज हमारी क्लास की लड़की के ऊपर सब हंस रहे थे सारा के ऊपर कि वो डायलिसिस करा रही थी लिवर से। फोर द पेरिटोनियम फॉर्म सपोर्टिंग लिगामेंट्स अटैचिंग टू द लिवर वगैरह वगैरह। इतना ज़्यादा ये मत रखें।
जो हमारे पास दो ऑब्वियस होते हैं, एक राइट होता है और एक स्मॉलर वेज शेप्ड लेफ्ट लोब होता है हमारे पास। ये स्मॉल है, ये बड़ा है हमारे पास। ये जो इतने सारे इन्होंने ये मेंशन की भी ना कोडेड लोब वगैरह वगैरह, ये पेपर में नहीं पूछते हैं। जो बस यहाँ पे लिखा हुआ है इसको एक नज़र मार दीजिएगा। हमारे पास जो सेल्स होते हैं जिसकी नर्वस के न्यूरॉन होते हैं, उसी तरह से हमारे पास हिपेटोसाइट्स हमारे पास लिवर के सेल्स होते हैं। हेक्सागोनल आउटलाइन होता है इसका। हेक्सागोनल ये कुछ नहीं होता है, ये बस इसको पॉइंट करके 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 पार्ट 6 पार्ट 7 पार्ट 8 पार्ट, तो ऐसे करके ये हेक्सागोनल हमारे पास ये एक आउटलाइन बना लेते हैं। लोब्यूल्स इनको कहते हैं हमारे पास। लोब्यूल्स हमारे पास हेक्सागोनल ये 8 होते हैं हमारे पास। 8 होते हैं 6 होते हैं नहीं, हेक्सागोन क्या होता है, हेक्सागोन के 6 कोने होते हैं। यहाँ पे हेक्सागोनल लोब्यूल होते हैं हमारे पास, लेकिन हमारे पास 8 इसके हिस्से होते हैं। लिवर के हमारे पास हिस्से होते हैं वो 8 होते हैं, लेकिन यहाँ पे हेक्सागोनल लिखा हुआ है। सिंध बोर्ड की बुकें कुछ भी हो सकता है भाई। एंड आर फॉर्म्ड बाय क्यूबिकल। मैं बार बार क्यों बोलता हूँ बुक में गलत लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने अमेरिका वालों की पढ़ ली है ना, तो अब पता चल जाता है कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। खैर न्यू स्टूडेंट्स भी आए हैं, बहुत जल्दी आए न्यू स्टूडेंट्स। खैर ब्लड सप्लाई टू लिवर। लिवर के 2 सोर्सेज हैं हमारे पास, हेपेटिक आर्टरी, हेपेटिक पोर्टल वेन होती है, जो कि गंदा खून हेपेटिक पोर्टल वेन लेके आ रही होती है, और फिर साफ खून हेपेटिक आर्टरी लेके चली जाती है पूरी बॉडी के अंदर। फंक्शंस हमारे पास ये वापस से मेटाबॉलिक फैक्ट्री, सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ ऑर्गन, होम्योस्टैटिक, सेक्रेटरी, और हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट फंक्शन जो उन्होंने मेंशन ही नहीं किए हुए। सिक्रीशन ऑफ बाइल हमारे पास हेपेटोसाइट से होती है। फिर मैंने आपको बताया हेपेटोसाइट से फिर वो कॉमन बाइल डक्ट बना लेते हैं, कॉमन हेपेटिक डक्ट बना के फिर वो अंदर चले जाते हैं ड्यूडिनम के। ये चीज़ें प्लीज़ रिलेशंस याद रखिए, रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास कोलेस्ट्रॉल, बाइल पिगमेंट्स और सॉल्ट्स हमारे पास रिलीज़ करवा रहा होता है। मेटाबॉलिज्म एंड होम्योस्टेसिस, ये प्लीज़ आप लोग ये पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे इंसुलिन का काम यहाँ पे ज़्यादातर वो उन्होंने मेंशन किया हुआ है। आप लोग प्लीज़ इसको एक नज़र पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं नहीं बोलूँगी आप लोग छोड़ दें, लेकिन इसको प्लीज़ एक नज़र पढ़ लीजिएगा। सिंथेसिस करवाते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स की, मोस्ट ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स करवाते हैं हमारे पास। विटामिन ए की सिंथेसिस करते हैं केरोटीन से। ब्रेक डाउन कराते हैं हमारे पास फॉर्न आउट एरिथ्रोसाइट्स की, वही मैंने बताया बिलीरुबिन याद है तो बस आपको ये याद रहेगा। डिफेंस फैगोसाइटिक कप्फर सेल्स बनाता है। हेपेटिक मैक्रोफेजेस, कप्फर से प्लीज़ याद रखिए, हेपेटिक मैक्रोफेजेस को काट दे, कप्फर सेल्स का वो पूछते हैं, फैगोसाइटिक कप्फर सेल्स। डिटॉक्सिफिकेशन करवाते हैं ड्रग्स की, नॉक्शियस सब्सटेंसेस की, जो नहीं हम बंटियाँ समझ के पैनाडोल या फिलियर खा रहे होते तो उसी की वजह से फिर हमारा लिवर ख़राब हो जाता है। लिवर सिरोसिस की नाम की बीमारी लग जाती है लोगों को, क्योंकि वो बंटी समझ के खा रहे होते हैं। वैसे 20% लोगों को ही होता है, हर किसी को नहीं होता, लेकिन 20% में नो वन नोस कोई भी हो सकता है। इथेनॉल मतलब अल्कोहल की वो कराते हैं, और टॉक्सिन्स प्रोड्यूस बाय माइक्रोब्स की भी ये डिटॉक्सिफिकेशन करवाता है। इनएक्टिवेशन ऑफ हार्मोन, these include insulin, glucagon, cortisol, aldosterone, thyroid and sex hormones. Production of heat, वहीं बता दी कि ये हमारे पास मेटाबॉलिक रेट में सारी चीज़ों को जब तोड़ है, जब किसी चीज़ तोड़ती है तो कैटाबॉलिक रिएक्शन होती है, उससे हमारे पास एनर्जी रिलीज़ होती है। स्टोरेज करवाते हैं हमारे पास विटामिन ए डी ई के, इसको ईजी करा देते हैं हमारे पास। तो मेरा दिल चाहता है इनका मुँह तोड़ दो। ये हमारे पास जो स्टोरेज यहाँ पर लिखा हुआ है ना, आप लोग अपनी कॉपी में एक चीज़ प्लीज़ नोट कर लें। आप लोगों ने कॉपी में विटामिन बी एंड सी लिख दें प्लीज़। लिख देंगे तो मुझे थम्स अप सेंड कर देगा। अपनी कॉपी में विटामिन बी एंड सी लिख दें, लिवर की लिख के ना। विटामिन बी एंड सी को छोड़ के ये बाकी सब की स्टोरेज करवाता है। यहाँ पे इन्होंने विटामिन B12 लिखा हुआ है ना, इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है। विटामिन B12 बिल्कुल उन्होंने गलत यहाँ पे गुस्सा आया हुआ है। लेकिन हमारे पास जो स्टोरेज करवाता है वो ए डी ई के जितने भी हमारे पास किस्म के हैं वो सब विटामिन की हमारे पास स्टोरेज करवाता है। बी फॉर बॉल, बी एंड सी की हमारे पास करवाता है डिटॉक्सिफ। बी और सी को छोड़ के बाकी जितनी भी हमारे पास जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स हैं उन सब की हमारे पास वो कराता है। फैट सोल्यूबल हमारे पास होते हैं जो फैट के अंदर सोल्यूबल होते हैं, और हमारे पास वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं। वाटर सोल्यूबल विटामिन हमारे पास विटामिन B12 है, B6 है, B3 है, विटामिन सी है, ये हमारे पास वाटर सोल्यूबल है। लेकिन जो हमारे पास बच्चे हुए बाकी जितने भी हमारे पास फैट सोल्यूबल है, बी एंड सी हमारे पास वाटर सोल्यूबल विटामिन हैं, और हमारे पास ए डी ई के हमारे पास
फैट सोल्यूबल वाइटामिन से प्लीज़ याद रखिएगा, इन्होंने विटामिन B12 यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, प्लीज़ इसको काट लीजिएगा, अपनी बुक पे अंधा एतमाद मत कीजिए। अगर पेपर में आते तो टिक लगा दीजिएगा, अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन ना हो विटामिन B12 का ऑप्शन तो टिक लगा दीजिएगा, वरना B और C के जितने भी किस्म के उनमें से एक भी नहीं होता स्टोरेज। आयरन होता है, कॉपर होता है और सम वाटर सोल्यूबल वाइटामिन, ये सही लिखा हुआ है, लेकिन विटामिन B12 नहीं, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। रिबोफ्लेविन हम खाते भी, नियासिन हमारे पास, हमने अभी बताया क्या होता है, फॉलिक एसिड वगैरह ये सब। फॉलिक एसिड का भी मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, फॉलिक एसिड इज़ नथिंग एल्स, ये जो लोग खा रहे होते हैं ना हड्डियों को मजबूत करने के लिए, आपको पता है मेरे भाई को खतरी कैसे लगी थी, किडनी स्टोन्स कैसे वो एसिडिक मीडियम में चल जाता है, उसकी वजह से फिर पेट अपसेट हो जाता है, क्योंकि वो पहले से एसिडिक मीडियम के अंदर, उसको आप एसिड दे रहे हो, म्यूकस बेचारा कहाँ अपने आप को बचाएगा। हेपेटाइटिस यहाँ पे लिखा हुआ है, हेपेटाइटिस पढ़ लेते हैं। हेपेटाइटिस हमारे पास इन्फेक्शन से होता है और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से होता है। ये हमारे पास किसी और चीज़ खाने वगैरह की वजह से नहीं होता है, ये बस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है और अल्कोहल वगैरह पीने की वजह से होता है और ड्रग्स का मिसयूज़ की वजह से हमारे पास ये होता है। लेकिन कोई खाने वाली चीज़ से हमारे पास, जैसे कि जो भी चीज़ खा रहे हैं उससे हमें हेपेटाइटिस की बीमारी नहीं होती। तो इस तरह से अपने आप को सुकून में रख लें कि अगर मैं कुछ खाता हूँ तो मुझे हेपेटाइटिस हो जाएगा, नहीं, आपको इन्फेक्शन या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर या तो ड्रग्स तो यहाँ पे मुझे पता है कोई नहीं चर्च वगैरह पी रहे, लेकिन गोलियाँ वगैरह और अल्कोहल भी मुझे पता है लड़की तो अल्कोहल पीती नहीं है, जहाँ तक मुझे पता है। बाहर की मुल्क की बात नहीं कर, पाकिस्तान की लड़कियों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर का फूलना, इन्फ्लेमेशन सूजने को कहते हैं। हमारे पास हेपेटाइटिस की बहुत सारी वजूहत होती हैं, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, वायरल इन्फेक्शन, टॉक्सिन्स, ड्रग्स, अल्कोहल। इसको हम कैसे कैरेक्टराइज करते हैं, एक बंदे को कमज़ोरी हो रही, फैटीग हो रहा है, फ्लू लाइक सिम्टम्स हो रहे हैं उसको, उसकी स्किन पाल हो रही है, मतलब स्किन का कलर हो रहा है, पीला पीला हो रहा है, उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है, उसकी यूरिन बहुत डार्क कलर की आ रही है और उसके स्टूल भी बहुत चिपचिपा फैटी आ रहा है, तो उससे हमें पता चलता है कि इसको कौन सी बीमारी है, ठीक है। हमारे पास हेपेटाइटिस A, B, C, D, E, F, अल्फ़ा, बीटा, गामा, अभी तो वो मैंने सुना है GH तक भी चला गया है हेपेटाइटिस के। जो है अभी मेरे दोस्त है उसको हेपेटाइटिस E हुआ है। जॉन्डिस कोई बीमारी नहीं होती है, बच्चों को आपने सुना होगा, बच्चों को जॉन्डिस की न्यू बॉर्न हमारे पास बच्चे होते हैं उनको जॉन्डिस होती है, तो जॉन्डिस से डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जॉन्डिस हमारे पास एक प्रीकर्सर है हेपेटाइटिस का। ज़रूरी नहीं एक बंदे को जॉन्डिस है तो आप समझ लो उसको तो भाई हेपेटाइटिस ही है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो फिर वहीं डिस्कलरेशन, वो पीला हो जाता है, उसकी आंखें पीली हो जाती हैं, उसके नाखून पीले हो जाते हैं, उसका स्टूल, उसका यूरिन, उसकी हर चीज़ पीली निकलना शुरू हो जाती है। और जब वो जॉन्डिस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो जो आंसू निकलते हैं वो भी येलो कलर के रिलीज होने शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पे ऐसा कुछ हमारे पास नहीं है। जो बिलिरुबिन हमारे पास जो लिवर है वो तो हमारे बहुत ज़्यादा अगर रेड ब्लड सेल्स वो हो रहे हैं और लिवर के अंदर कोई मसला आ रहा है कि वो सही से बिलिरुबिन में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, तो वो हेपेटिक पोर्टल वेन में कोई मसला आ रहा है, वो नहीं करवा पा रहा है सारे काम सही से, तो क्या होता है, जो लिवर होता है वो उसके अंदर जितने भी साइनोसॉइड होते हैं, साइनोसॉइड में बहुत बड़े बड़े जो गैप्स होते हैं ना, उनसे ना वो बाहर भेजना शुरू कर देते हैं कि जाओ भी मेरी जान छोड़ो, मुझे तो भी लिवर को बचाना है, मुझे बाकी बॉडी से काम नहीं है, तो बाकी पूरी बॉडी में ये फैल जाते हैं। जॉन्डिस इटसेल्फ इज नॉट अ डिजीज बट इज द सिम्टम्स ऑफ सेवरल पॉसिबल, ठीक है। सिरोसिस हो गया, हमारे पास हेपेटाइटिस हो गया, हेपेटाइटिस भी हमारे पास किस्में हो गई, और लिवर कैंसर हो गया, हमारे पास कार्सिनोमा हो गया, मेनिंजाइटिस बोल रहा हूँ, कार्सिनोमा हो गया, तो ये हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। पैनक्रियास हमारे पास 12 से 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। शुगर की बीमारी से होती है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ऑर्गन बोथ है हमारे पास। हम यहाँ पे सिर्फ इसके एक्सोक्राइन की बात करेंगे। लार्ज नंबर के अंदर लोब्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे लोब्यूल्स होते हैं, टाइनी डक्ट होते हैं इसके पास, पैंक्रियाटिक डक्ट बना लेते हैं सब मिलके, और ड्यूडेनम के अंदर ओपन होता है, उसका नाम है हमारे पास हेपेटो पैनक्रियाटिक एम्पुला, हमारे पास एसेसरी पैनक्रियाटिक एम्पुला। 2 हो जाते हैं, अगर एक कट हो जाता है तो दूसरा घुसरा होता है, तो मसला नहीं होता इतना। अगर ये काम करना बंद करे तो हमें पता है क्या मसले होते हैं हमारे पास। स्पिंक्चर ऑफ ओडी भी इसको कहते हैं, ये हेपेटो पैनक्रियाटिक स्पिंक्चर ऑफ ओडी भी इसको कहते हैं। बस ये चीज़ है यहाँ पे। अल्सर्स आप लोगों को पता होगा, पेप्टिक अल्सर्स हमारे पास होते हैं, स्टमक में भी होते हैं, और कहाँ कहाँ होते हैं, एसिडिक मीडियम की वजह से हमारे पास होते हैं। और द पॉसिबल कॉमन पेप्टिक अल्सर्स लाइक बैक्टीरिया, H. pylori
और कुछ एस्पिरिन हमारे पास जो वो होती है दवा स्ट्रेस, और यहाँ पे एक और चीज़ है पैरासीटामोल, जो पेनाडोल हम लोग खाते हैं उसकी वजह से भी हमारे पास हो सकता है स्ट्रेस, जो आप लोग ज़्यादातर लेते हैं कि हमें एडमिशन होगा नहीं होगा, उसकी वजह से भी। अल्कोहल, लॉट्स ऑफ स्पाइसी फूड, जो लोग स्पाइसी फूड के शौकीन है प्लीज़ अपना स्पाइसी फूड कम करते हैं। आप लोगों ने बाहर के मुल्कों के लोगों को सुना होगा कि वो लोग स्पाइसी फूड नहीं खाते हैं, तो स्पाइसी फूड के बहुत सारे नुकसान हैं। बोलते हैं स्किन अच्छी होती, स्किन अच्छी होती है, ऐसी स्किन अच्छी होनी होती ना, तो सबकी स्किन पाकिस्तान में अच्छी होती है, किसी की ख़राब स्किन होती ही नहीं। तो सबसे खूबसूरत स्किन पूरे दुनिया में जापानी, चाइनीज़ की और अमेरिकन वगैरह की नहीं होती, पाकिस्तानियों की होती और इंडियंस की होती है, और सबसे बुरी इन दोनों की है। क्यों? स्पाइसी फूड। तो हमारे पास ये लॉट्स ऑफ एपेटाइट हो जाता है, शार्प एब्डोमिनल पेन, क्योंकि वो अभी स्टमक को खा रहा है, आपके डुडेनम को खा रहा है, तो पेन तो होगा ना। नोजिया होता है, वॉमिटिंग होती है, और वॉमिटिंग खून वाली वॉमिटिंग भी होती है ज़्यादातर, क्योंकि आपके स्टमक के अंदर खून के वेसल्स हैं ना, जब वो डैमेज होने शुरू हो जाते हैं तो वो जब उल्टी बाहर निकलती है तो वो खून को भी लेके बाहर निकलती है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं ओ माय गॉड मुझे तो अभी क्या है, ये कैंसर की बीमारी हो गई है, मैं मर रहा हूँ। नहीं, तो आप मरने आपको पेप्टिक अल्सर हुआ है, लेकिन पेप्टिक अल्सर कोई मजाक की बात नहीं, कभी कभी इतना फैल जाता है तो हमें पूरा पेट निकालना पड़ता है। जो सर्जिकल टेक्नोलॉजी में स्टूडेंट जाएंगे उनको बहुत देखने को मिलेगा। सही है। हमारे पास प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होते हैं, रिड्यूस सिक्रीशन कराते हैं स्टमक के अंदर। फूड पॉइजनिंग आप लोग को पता है, ख़राब खाने की वजह से उसका एग्जाम्पल स्टेफाइलोकोकस, बस इसको याद रखें। सिम्टम्स वगैरह आपको पढ़ने तो पढ़ लीजिएगा, वैसे ना ही पढ़ें तो मसला भी नहीं है। डिस्पेप्सिया हमारे पास इंडाइजेशन को कहते हैं, ब्लोटिंग होती है, पेट फूलता है, नोजिया होती है, एब्डोमिनल फुलनेस होती है। मेरी टीचर कह रही थी एक बार, एक खातून आई थी हमारे पास, वो गायनेकोटी वाली ने, तो कह रही थी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो उसके जब टेस्ट किए तो पता चला उसको कुछ नहीं, उसको ब्लोटिंग है, उसको वॉमिटिंग हो रही थी, तो उसको लग रहा था मेरा पेट बाहर निकल रहा है, मुझे नोजिया हो रहा है, मेरा एब्डोमिन फुल है, मेरा दिल जल रहा है। तो ये सारी चीज़ें कॉमन हैं हमारे पास प्रेगनेंसी के अंदर। तो फिर पता चला कि वो प्रेग्नेंट नहीं है बेचारी, उसको प्रेग्नेंट होने का बड़ा शौक भी था, तो उसको लगा मैं प्रेग्नेंट हूँ, आके पहुँची हुई। ओबेसिटी, मोटापा जिसको वो कहते हैं, आप लोग बॉडी मास इंडेक्स किया, यहाँ पे बस एक वेबसाइट है, आपको टीचर्स ने बताया होगा, वहाँ पे जाके करना होता है। हमारे पास डायबिटिक की वजह से, डायबिटीज़ के पेशेंट को ओबेसिटी होती है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की वजह से होती है, हाइपरटेंशन की और सम कैंसर की वजह से हमारे पास होती है। लेकिन डाइट और मेडिकेशंस से ओबेसिटी को हम फिक्स कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 30 साल की उम्र तक अगर आप आपको अच्छा डाइट दें और सब्जियां और फ्रूट ज़्यादा खाएं, तो आपको ओबेसिटी की बीमारी कभी भी नहीं होगी, डायबिटीज़ की भी कभी नहीं होगी। एनोरेक्सिया नर्वोसा ये ख़वातीन में ज़्यादा होता है, इसके अंदर खाने का दिल ही नहीं करता, लॉस ऑफ एपेटाइट जो बंदा मर जाता है। बुलिमिया नर्वोसा ये ज़्यादातर मर्दों को भी तो और ख़वातीनों को भी होता है कि वो टेंशन हो गया, खा लिया, भूख लग रही है, खा लिया, पेपर के रिजल्ट आने वाले खा लिया, जो भी कर रहे हैं खा लिया, बस खा के खा लिया, नींद से उठ गए। सॉरी टू से आला, मुझे माफ़ करना, मैं गिबत करने वाला हूँ। तो मेरी मामी है ना, तो वो रात के 4 बजे उठ के फ्रिज खोल के खाना खाती है, और वो माशाल्लाह से फिर नज़र भी आता है उनका सारा बटर। तो बुलिमिया नर्वोसा वो कुछ वो नहीं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो बस शौक नहीं होता है किसी बंदे को कि वो मोटा हो जाए, उसके साथ चला ना जाए, बैठा ना जाए। तो मतलब ये लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर, इससे क्या होता है कि बार बार बस दिल चाहता है कि मैं खाना खा लूँ, अगर नहीं खाते तो फिर भी मसले आना शुरू हो जाते हैं। बस हमारे पास ये चैप्टर यहाँ पे